Dear students, today we will study about the forms of power sharing. आज हम पावर शेयरिंग के फॉर्म के बारे में स्टडी करेंगे. Look here, the idea of power sharing has emerged in opposition to notions of undivided political power. For a long time, it was believed that all power of a government must reside in one person or group of persons located at one place. It was felt that if the power to decide is dispersed, it would not be possible to take quick decisions, and to follow that this idea has changed with the emergence of democracy. पावर शेयरिंग के बारे में जो विचारधाराएं थी वह आज चेंज हो गई. जैसा कि हम जानते हैं कि मोर देन 50 इयर्स पहले या तो पूरे वर्ल्ड में ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट थी या मोनार्की गवर्नमेंट या डिक्टेटरशिप. तो उस समय यह विचारधारा था कि पावर जो है, स्टेट के पावर या तो एक व्यक्ति के हाथ में होनी चाहिए या एक स्मॉल ग्रुप्स ऑफ पर्सन के हाथ में होनी चाहिए. क्योंकि अगर पावर डिस्पर्स्ड हो, पावर बटे हुए हों, तो क्विक डिसीजन नहीं लिया जा सकता है. और यह सही भी था, क्योंकि राजतंत्र में हम देखते थे कि एक राजा दूसरे के राज्य के ऊपर अटैक कर देते थे और वैसी परिस्थिति में क्विक डिसीजन लेने की आवश्यकता होती थी. अपने सैनिकों को फाइट करने का तुरंत ही ऑर्डर देना पड़ता था. लेकिन 50 इयर्स के अंतर्गत हम देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड फॉलो डेमोक्रेसी. इस संसार के अधिकांश देश जो है डेमोक्रेसी गवर्नमेंट को फॉलो करते हैं. और डेमोक्रेसी का डेफिनेशन ही है कि डेमोक्रेसी इज टू द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल. डेमोक्रेसी प्रजा का, प्रजा के लिए और प्रजा के द्वारा शासन है. इस सिचुएशन में अधिक से अधिक लोगों के बीच में पावर का शेयर करना आवश्यक हो जाता है. लेटर इन अ डेमोक्रेसी people are the source of all political power. डेमोक्रेसी में पीपल ही सारे पावर के सोर्स माने जाते हैं. पीपल रूल themselves through institutions of self governance and everyone including minorities has the voice in the shaping of public policies. यहाँ पर सभी जो पीपल हैं वे शासन में भाग लेते हैं. डायरेक्ट नहीं, वे इनडायरेक्टली अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करके शासन में भागीदारी लेते हैं और सेल्फ गवर्नेंस करते हैं. इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को शासन में हिस्सा लेने का अधिकार है, चाहे वे मेजॉरिटी हों या माइनॉरिटी. सो इट फॉलोज दैट इन अ डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग एज मेनी सिटीजन्स एज पॉसिबल. इसलिए यह डेमोक्रेसी में यह विचारधारा होती है कि पावर को जितने अधिक व्यक्तियों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं उतना किया जाना चाहिए. यह
देश के लिए अच्छा होता है, क्योंकि इससे आपस में कॉन्फ्लिक्ट की संभावना, टकराव की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति शासन में अपनी जिम्मेदारी, अपना भाग मानते हैं। नाउ वी विल स्टडी हाउ पावर शेयरिंग is done in democracy. In modern democracies, power sharing arrangements can take many forms such as पावर शेयरिंग किस रूप में किया जाता है, इसके बारे में देखेंगे। फर्स्ट है पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। पावर शेयरिंग जो है गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स में किया जाता है। जैसे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट हैं, इसके 3 भाग बटे हुए हैं, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी एंड लेजिस्लेचर। ये पैरेलल पावर है और यह जो पावर शेयरिंग है यह हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कहलाता है। इसमें डिफरेंट ऑर्गन्स के अपने सेपरेट राइट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हम देखेंगे कि जो एग्जीक्यूटिव होता है वह जजेस को नियुक्त करता है, लेकिन नियुक्ति के बाद जज इंडिपेंडेंटली फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। वह एग्जीक्यूटिव के अगेंस्ट में भी फैसला दे सकता है। Each organ check the other. This results in a balance of power among various institutions. और इस प्रकार से पावर शेयरिंग से क्या होता है, जो डिफरेंट जो ऑर्गन्स हैं उसमें क्या होता है, एक बैलेंस बना होता है, कोई मोनोपोली नहीं कर सकते हैं। सबका जो है वह बैलेंस होता है, सभी एक दूसरे के पावर को चेक करते हैं। अब यह डेमोक्रेसी में क्यों आवश्यक है? यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसमें कोई भी गवर्नमेंट जो है वह मोनोपोली नहीं कर सकते, सभी एक दूसरे के जो है पावर को कंट्रोल करते हैं। इसीलिए कोई भी किसी भी लेवल के गवर्नमेंट जो हैं वे मोनोपोली नहीं कर सकती। नाउ वी विल सी, फॉर एग्जांपल द जजेज आर अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव बट दे कैन चेक द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव और लॉ मेड बाय द लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर। This arrangement is called a system of check and balance. Dear students, here you will write what do you mean by check and balances. एक क्वेश्चन यहाँ पर लिख देता हूँ, what do you mean by check and balances. इसका आंसर यहाँ से करेंगे, The judges are appointed by the executive, but they can check the function of executive or laws made by the legislatures. This arrangement is called a system of checks and balances. Next, power can be shared among government at different levels. पावर्स को गवर्नमेंट के डिफरेंट जो लेवल हैं उसमें जो है डिस्पर्स किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अ जनरल गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री एंड गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और द रीजनल लेवल। मेनली लिस्ट 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट होते हैं जो इंटायर कंट्री को देखते हैं,
और दूसरे जो लेवल के गवर्नमेंट होते हैं वो प्रोविंशियल और रीजनल लेवल पर, जिसको कि हम स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं इंडिया में। सच अ जनरल गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री इज यूजुअली कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल मीन्स क्या होता है? फेडरल मीन्स द गवर्नमेंट हुज पावर इज डिस्पर्स्ड among more than 2 or more hands। जहाँ पर पावर जो है 2 या 2 से अधिक विभागों में बटा होता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को क्यों फेडरल गवर्नमेंट कहा जाता है? क्योंकि आपने देख लिया इन्होंने अपने पावर्स को किस में बांटा है? एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी एंड लेजिस्लेचर। इन इंडिया we refer to it as a central और यूनियन गवर्नमेंट। जो पूरे इंटायर कंट्रीज को देखते हैं उसको इंडिया में सेंट्रल या यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं। द गवर्नमेंट्स एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल आर कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट कंट्री। और रीजनल लेवल पे जो गवर्नमेंट होती हैं उसे डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट नेम से जाना जाता है। इन इंडिया प्रोविंशियल और रीजनल लेवल गवर्नमेंट आर कॉल्ड स्टेट गवर्नमेंट। इंडिया में जो प्रोविंशियल लेवल की गवर्नमेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं? स्टेट गवर्नमेंट। दिस सिस्टम इज नॉट फॉलोड इन ऑल कंट्रीज। और यह जो है सभी कंट्रीज में ऐसा फॉलो नहीं होता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ भी हॉरिजेंटली जो है डिवाइड होता है। यहाँ भी स्टेट गवर्नमेंट में भी एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी और लेजिस्लेचर में पावर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ताकि स्टेट गवर्नमेंट भी मोनोपोली ना कर सके, कोई एक गवर्नमेंट मोनोपोली ना कर सके। There are many countries where there are no provincial or state governments, but in those countries like ours, where there are different levels of government, the Constitution clearly lays down the powers of different levels of government, and that is called the vertical division of powers। अब देखते हैं कि जो डिफरेंट लेयर्स ऑफ गवर्नमेंट में बटे होते हैं उसको वर्टिकल डिवीजन ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। जैसे इंडिया में आपने देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट है और लोकल बॉडीज हैं। यह 3 लेयर्स में बटे हुए हैं। इसीलिए इंडिया में जो है इस तरह के जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर कहा जाता है। लेकिन बहुत सारे कंट्रीज ऐसे भी हैं जहां पर इस प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होते हैं। दिस इज व्हाट इज फाउंड इन बेल्जियम बट नॉट इन श्रीलंका। इस प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन बेल्जियम में पाया जाता है लेकिन श्रीलंका में नहीं है। It is known as federal division of power. The same principle can be extended to lower level of government like the municipality and पंचायत, जो कि मैंने आपको बता दिया कि इंडिया में जो 3rd लेयर ऑफ गवर्नमेंट है उसको रूट लेयर ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है। वह म्यूनिसिपैलिटी एंड पंचायत में बटे हुए हैं। और एक विशेषता होती है कि इस प्रकार के जो पावर डिवीजन होते हैं डिफरेंट लेयर्स ऑफ गवर्नमेंट में, इनके पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा ही डिस्ट्रीब्यूट होता है ताकि कोई भी गवर्नमेंट दूसरे लेयर के गवर्नमेंट को जो है उसको प्रभावित ना करे और उनके पावर को सीज ना करे। अब नेक्स्ट जो है क्लास में हम अदर जो है प्रोसेस बताएंगे कि और किस किस आधार पर पावर को शेयर किया जाता है। थैंक यू।